जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्रीय अकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में या पूर्व की परीक्षा में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो जितने भी लोग दरोगा एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा सेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने जो है लगभग 45 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना देगी, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना, भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमन, और डी जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो होता है भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन एवं संशोधन करना एवं उससे संबंधित विषयों के लिए क्या करना है, तो अधिनियमन करना। ये इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस, किसी अधिनियम का उद्देश्य उस अधिनियम के प्रारंभ में ही उद्देशिका के रूप में दिया रहता है। अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियमन है। अर्थात भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि को एक साथ संग्रह करना तथा उसका जो समय समय पर क्या करना होता है, तो संशोधन करना, ताकि समायोचित बना रहे और तथा उससे संबंधित विषयों को क्या कर सकते हैं, तो रेगुलेट करना होता है, ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा 47 जो प्रश्न लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक अत्याचार को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो धारा 7, बी की बात करेगा तो धारा 14, सी की बात करेगा तो धारा 13 और डी की बात करेगा तो धारा 15। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 की जो धारा 13 कहती है कि लोक सेवक द्वारा आपराधिक अत्याचार से क्या करती है, इसको परिभाषित करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस विधान से क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक अत्याचार से संबंधित है। कोई लोक सेवक आपराधिक अत्याचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा यदि किसको कहा जाएगा, तो वह लोक सेवा के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कठपूर्वक दुर्विनियोग करता है या उससे अन्यथा क्या करता है, तो इससे जो है उसको अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या दूसरा जो है वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को शासक क्या करता है, तो समृद्ध करता है, ठीक है ना। ये सब इसके मुख्य कारण, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 48, जो कोई लोक सेवक आपराधिक अत्याचार करेगा तो वह दंडित किया जाएगा जुर्माने से 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक को कारावास से 10 वर्ष तक कारावास से, और ऑप्शन डी जो लिखा है उपयुक्त सभी से, है ना। तो इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब भी कोई लोक सेवा आपराधिक अत्याचार करेगा तो वह 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक का कारावास से क्या करेगा, उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस लिखा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक अत्याचार के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार कोई लोक सेवक जो आपराधिक अत्याचार करेगा वह कम से कम 4 वर्ष किंतु 10 वर्ष की हो सकेगा, उसको कारावास से दंड नहीं होगा और जुर्माने से भी क्या होगा, दायी होगा ना। तो ये जब उसके कारण है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो 49 जो लिखा है, जो कोई जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 PCA 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सीधी दोष ठहराया गया है,
उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो वह PCA 1988 की निम्नलिखित धारा के अधीन दंडनीय होगा। कौन कौन होगा तो इसमें देख सकते हैं, इसमें जो लिखा है ऑप्शन ए की बात करेगा तो धारा 18, बी की बात करेगा तो धारा 14, सी की बात करेंगे धारा 11 और डी की बात करेगा धारा 15। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धारा 14 इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 14 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो वह न्यूनतम 5 वर्ष या जो 10 वर्ष तक की हो सकेगा कारावास और जुर्माने से क्या होगा तो दंडनीय होगा। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का अभियुक्त क्या बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है। हाँ यदि वह निवेदन करे, दूसरा नहीं, हाँ यदि वह सरकार चाहे तो, हाँ यदि न्यायालय चाहे तो, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी हाँ यदि वह क्या करे तो निवेदन करे, ये इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें डिस्कस है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 21 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना प्रावधानित करता है। अतः किसी अपराध का अभियुक्त बचाव पक्ष का गवाह बन सकता है, परंतु यह तब होगा जब बचाव पक्ष उससे क्या करे तो निवेदन करे। ठीक है ना, ये इसका जो है डिस्कस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो 51 जो प्रश्न लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कौन सा पुलिस अधिकारी जांच के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सब निरीक्षक जिसको उप निरीक्षक यानी SI कहते हैं, बी की बात करेगा तो पुलिस उप अधीक्षक और सी की बात करेगा तो सहायक उप निरीक्षक और डी जो लिखा है कोई भी पुलिस अधिकारी, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पुलिस उप अधीक्षक इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकृत करता है। इसके अनुसार निम्नलिखित प्रकार के पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेंगे। पहला दिल्ली में पुलिस निरीक्षक, दूसरा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में सहायक पुलिस आयुक्त, और तीसरा जो लिखा है अन्यत्र उप पुलिस अधीक्षक, और जो चौथा लिखा है इसमें जो लिखा है अन्यत्र पुलिस निरीक्षक तभी अन्वेषण कर सकते हैं जब उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का क्या करता है आदेश प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 52 जो प्रश्न लिखा है कौन से पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय मामलों की जांच के लिए प्राधिकृत हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो उप पुलिस अधीक्षक, बी की बात करेगा तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, और सी की बात करेगा तो ए और बी दोनों, और डी जो लिखा है केवल है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी उप पुलिस अधीक्षक और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दिशा में पुलिस निरीक्षक, ये इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर हमने इसका डिस्कस भी किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृत की धारा में अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो धारा 5, बी की बात करेगा धारा 15, सी की बात करेगा धारा 19 और डी की बात करेगा धारा 18। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। धारा 19 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें कब जो इसको लागू किया गया था। तो इसमें जो लिखा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति धारा 19 में अनिवार्य किया गया है ना। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो लिखा है भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्न में से किनको है। राजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी, उपयुक्त दोनों, शासकीय अधिवक्ता, है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजपत्रित अधिकारी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार राजपत्रित अधिकारी को है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है इसमें जो लिखा है मोटर यान अधिनियम 1988 का विस्तार होगा। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर के सिवाय भारत पर, संपूर्ण भारत पर, केवल संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत पर, और डी जो लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो मोटरयान जो अधिनियम 1988 जो होता है ये पूरे भारत पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें इसके बारे में देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 1 में विस्तार के बारे में प्रावधान है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सभी क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो लिखा है यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 14 अक्टूबर 1938, 31 जुलाई 1988, 31 दिसंबर 1988 और डी 1 जुलाई 1989। तो मोटरयान अधिनियम जो कब लागू हुआ था? तो ये जो है 1 जुलाई सन 1989 ईस्वी को जो है ये जो है लागू हुआ था, है ना। आगे आगे हम लोग इसमें देख भी सकते हैं कि मोटरयान अधिनियम 1988 1 जुलाई सन 1989 से लागू हुआ है। इस अधिनियम को 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आगे आगे जो हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो प्रश्न इसमें जो लिखा है इसमें जो लिखा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि को के रूप में मान्यता देता है, जिस दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। ठीक है, तो कौन कौन होता है तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है द रश आवर, बी जो लिखा है द गोल्डन आवर, सी जो लिखा है 1 घंटा यानी द 1 आवर और डी जो लिखा है द हैप्पी आवर। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी द गोल्डन आवर जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किसी बड़ी दुर्घटना अथवा दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे की अवधि को द गोल्डन आवर की संज्ञा दी गई है, जिस दौरान चिकित्सा देखभाल कर चोटिल व्यक्ति को बचाए जा सकने की संभावना अधिक होती है। अधिनियम की धारा 2(12) क के तहत स्वर्णिम घंटा को परिभाषित किया गया है तथा धारा 162 में जो है स्वर्णिम काल के लिए स्कीम बनाने का क्या है तो इसमें प्रावधान है ना, किसके अंतर्गत है तो 162 के अंतर्गत। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है माल के अंतर्गत सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है? केवल जीवित व्यक्ति, बी की बात करेंगे तो जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाला जो हमारा पशुधन होता है ये भी शामिल है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है मोटर कार या मोटर कार से संबंधित किसी टेलर में वहन किए जाने वाले कोई चीज़ जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है। बी और सी दोनों, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी भी सही है और सी भी सही है, यानी ये भी ऑप्शन सही है सी वाला। और इसके पहले जो हमने बी बताया था वो भी क्या है तो सही है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में इसका ध्यान से क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है मोटर यान अधिनियम की धारा 2(13) में माल को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार माल शामिल करता है और पशुधन और कोई वस्तु समानांतर गाड़ी के साथ प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों से अन्यथा जो गाड़ी द्वारा जीवित व्यक्तियों को छोड़कर चलाई गई है ना, किंतु किसी मोटर कार या मोटर कार से संबंधित किसी ट्रेलर में लाई गई गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत सामान को शामिल नहीं कर सकता है ना, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारी यात्रा मोटर यान से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कोई लोक सेवा यान, बी की बात करेगा तो प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस, सी जो लिखा है ऐसी मोटर कार जिसका वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है। ऑप्शन डी की बात करेगा तो उपयुक्त सेवा। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही है, कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा या शिक्षा संस्था बस या एक मोटर कार ऐसी जिसका वजन कितना हो तो 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है मोटर यान अधिनियम की धारा 2(17) में भारी यात्रा मोटर यान को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारी यात्री मोटर यान से विपरीत है। ऐसा कोई लोक सेवा यान या प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस या कोई ओमनी बस जिसका सकल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से क्या होता है तो अधिक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छठवां हल्का मोटर यान से अभिप्रेत है, कौन है? ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से अधिक हो। बी की बात करेगा तो ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित भार 75 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। सी जो लिखा है ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें इसका जो वजन है 75,000 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो। और डी जो लिखा है बी और सी,
इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी और सी सही। यानी ऐसा कोई यान जिसका वजन जो है 75 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या कोई ट्रैक्टर या मोटर या रोड रोलर भी कोई भी हो तो 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आगे जो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जो डिस्कस ध्यान से लिखा है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 221 में हल्का मोटरयान यानी जिसको लाइट मोटर व्हीकल को परिभाषित किया गया है। इस प्रकार है कि हल्का मोटरयान से एक परिवहन यान या ओमनी बस अभिप्रेत है जिसमें से किसी का एक या मोटर कार का कुल वजन ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें किसी का गैर लदान वजन जो है 7500 किलोग्राम से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग सातवां बात करते हैं। जो सातवां जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1918 की धारा 2(1)(2) के तहत ई कार्ड या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है, हाँ क्या अर्थ होता है, तो विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त संचालित यान। ऑप्शन ए जो लिखा है अधिकतम 2000 वाट, बी जो लिखा है अधिकतम 4000 वाट, सी जो लिखा है 6000 वाट, और डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है 12000 वाट, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अधिकतम 4000 वाट जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(1)(2) के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ होता है किराया पर माल या यात्रियों के वाहन के लिए 3 पहिया वाला और अधिकतम 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त क्या है, तो संचालित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है अठारहवां जो प्रश्न लिखा है, इसमें जो लिखा है कि कितने आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है, 18 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक किसी भी वय के व्यक्ति को, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। किसी वय के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का कब अधिकार है, तो जब उसकी उम्र जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तो लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटरयान अधिनियम की धारा 4 मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा को निर्धारित करता है। कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान या मोटरयान नहीं चलाएगा, है ना। 18 वर्ष से जो भी कम रहेगा उसको नहीं चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन का पता कैसे चला सकेगा, यानी कैसे पता चलेगा कि ये जो है 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को चला सकेगा। 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति होता है, 16 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति होता है, 12 वर्ष की आयु का व्यक्ति होता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, तो 50 सीसी तक के इंजन को क्या कर सकता है, तो चला सकता है, ठीक है। अब इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटरयान अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक न हो वो क्या कर सकता है, इसको चला सकेगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10वां जो लिखा है, मोटरयान क्या लिखा है इसमें, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के अनुसार अधिनियम के तहत नौसिखिया यानी जिसको लर्नर कहते हैं को जारी किया गया है, तो लाइसेंस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है इसमें केवल उस राज्य में प्रभावी होगा जहां इसे जारी किया जाता है, और बी की बात करेगा तो इसमें संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा, और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा जहाँ से इसे जारी किया जाता है ना, और डी की बात करेगा तो केवल उस जिले में प्रभावी होगा जहाँ इसे जारी किया जाता है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संपूर्ण भारत में क्या होगा, तो लागू होगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस लिखा है ध्यान से, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई शिक्षार्थी अनुगति या चालन अनुगति संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा, अतः प्रभावी चालन अनुगतिधारी व्यक्ति संपूर्ण भारत में कहीं भी मोटरयान चला सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही शानदार प्रश्नों को हम लोग लेके लगातार चलते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है।
तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो मूल विधि और संविधान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।